तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास इज सपोर्टेड बाय टू नाइफ एजेस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। तो हमारे पास एक रॉड है और उस रॉड की लेंथ 70 सेंटीमीटर है। हमारे पास ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है और हमने क्या किया, ये जो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है इसको दो नाइफ एजेस के साथ सपोर्ट किया और दोनों नाइफ एजेस जो है वो दोनों एंड से 10-10 सेंटीमीटर दूर हैं। तो हमारे पास ये नाइफ एज और ये नाइफ एज, दोनों नाइफ एज दोनों एंड से 10-10 सेंटीमीटर दूर हमने प्लेस किए। तो एक नाइफ एज जो है वो ये पॉइंट ए को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा नाइफ एज जो है वो ये पॉइंट बी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए रॉड पे जिनको हमने नाइफ एज से सपोर्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन सेज दैट a 6 kg weight is suspended at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो हमने क्या किया, फ्रॉम 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, मतलब ये वाले एंड से अगर मैं 30 सेंटीमीटर दूर जाऊं तो ये 30 सेंटीमीटर दूर हमने यहाँ पे एक 6 kg मास टाई कर दिया। ये 6 kg मास टाई कर दिया। तो ये 6 kg मास अगर हमने टाई किया तो इस 6 kg का ये वेट, ये ऐसे, ये 6 kg का ये वेट ऐसे नीचे को लगेगा, दैट इज 60 न्यूटन। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ये 60 न्यूटन वेट लग रहा है क्योंकि 6 kg टाई कर दिया तो उस 6 kg को ग्रेविटी खींच रही है। एंड क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। तो ये जो आपको नाइफ एजेस नजर आ रही हैं ये कितना रिएक्शन, रिएक्शन मतलब ये आपके रॉड को कितना सपोर्ट कर रही हैं, नीचे गिरने से रोक रही हैं, तो इनका रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन गिवन बाय द नाइफ एजेस, तो ये नाइफ एज जो रिएक्शन देगी वो एन ए, ये नाइफ एज जो रिएक्शन देगी दैट रिएक्शन इज एन बी। हमारे पास ये रिएक्शंस हो गए गिवन बाय द नाइफ एजेस, एक एन ए और एक एन बी। एंड क्वेश्चन सेज दैट अज्यूम दैट बार इज होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होंगे क्योंकि जी एवरीवेयर सेम है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉडी है इसका मास कितना है, 4 kg। तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कितना डिस्टेंस दूर बनेगा, 35 सेंटीमीटर, बिकॉज जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो बिल्कुल इस रॉड का मिड पॉइंट बनेगा और वहां पे ये 40 न्यूटन वेट एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये फोर्सेस इस रॉड पे लग रही। तो मेरे पास लेटे से ये रॉड है तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह से मैंने ऐसे सपोर्ट किया, दो फिंगर हैं, दो नाइफ एजेस हैं, दोनों इसको सपोर्ट कर रही हैं, एक 10 सेंटीमीटर एक साइड से, 10 सेंटीमीटर दूसरे साइड से। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक भी नाइफ एज हटा दूं तो ये क्या करेगा, उसके अबाउट घूमेगा। ऐसे दोनों रखे हुए तो नहीं घूमेगा, पर अगर एक भी हटा दूं, मैंने ये हटा दिया तो ये क्या करेगा, इसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी। अगर इसको हटा दिया तो इसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी। अभी दो हैं तो बॉडी में कोई रोटेशन नहीं है, दो हैं, रॉड नीचे भी नहीं जा पा रही। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि राइट नाउ मेरी जो रॉड है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। अच्छा अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस यहाँ पे लग कौन कौन सी रही हैं। तो फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, यही चार। कोई और फोर्स लग रही है आपको, लग रही है यहाँ पे? हाँ जी, कोई और जो मन में आवाज आ रही हो कि सर ये वाली फोर्स है? क्योंकि सर आवाज तो आ ही नहीं रही मन में, मन तो बेचारा उदास है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ जी, कुछ लग रहा है? तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो ये चार हैं और इनका नेट आंसर क्या है, जीरो। नेट जीरो कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगी। तो अपवर्ड फोर्स एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 60 प्लस 40। तो हमारे पास आ गया एन ए
प्लस एन बी इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब नेट टॉर्क भी जीरो है, पर टॉर्क जब भी आपने निकालनी है तो उसके लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए। बिना फिक्स पॉइंट के आप रोटेशन मोशन नहीं पढ़ सकते। रोटेशन मोशन पढ़ने के लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे रोटेशन तो हो नहीं रही, तो फिक्स पॉइंट अब कौन सा लोगे? तो एक है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिक्स पॉइंट ले लो। या फिर जहां पे आपने बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है, आपने बॉडी को कहां पे सपोर्ट किया हुआ है? पॉइंट ए पे सपोर्ट किया हुआ है। बॉडी को कहां पे सपोर्ट किया हुआ है? पॉइंट बी पे भी सपोर्ट किया हुआ है। अब देखो, अगर मैं ए या बी में से कोई एक हटा दूं, लेट से मैं यहां पे ए बी को हटा दूं, तो आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि जो बॉडी है उसमें ए के अबाउट रोटेशन आ जाएगी। इसका मतलब वो जो ए है वो एक फिक्स पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही अगर मैं ए हटा दूं तो बॉडी बी के अबाउट घूमना शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मेरी मर्जी, मैं चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो फिक्स पॉइंट, जो सपोर्टेड पॉइंट है, उनको मैं फिक्स पॉइंट ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ए को उठा लिया फिक्स पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज जीरो। तो अब मैं ये जो पॉइंट ए है इसके अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूँ। तो ए पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ। अब कितनी फोर्सेस हैं? 4। अब ये चारों फोर्सेस का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। तो पहली फोर्स ये ली हमने। बता सकते हो कि कितनी टॉर्क आएगी इसके कारण? अब इसको ध्यान से देखो, पॉइंट कौन सा लेना है? ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है इसका? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि ये फोर्स ए से ही तो पास कर रही है, और अगर आपकी फोर्स फिक्स पॉइंट से पास करे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जीरो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स मेरी कौन सी है? ये 60 न्यूटन। और अगर मैं ये 60 न्यूटन का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, बता सकते हो कितना डिस्टेंस बनेगा? आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी है? 30। आपको दी हुई है ये 30। और आपका ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला 10। तो 30 में से 10 माइनस कर दो, 30 में से 10 माइनस कर दो, तो आपके पास ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। बल्कि 20 क्यों आया? क्योंकि आपने फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। फिक्स पॉइंट क्या ले रहे हो? ए। तो ए से 60 न्यूटन, ए से 60 न्यूटन का डिस्टेंस कितना बन रहा है? 20 सेंटीमीटर। अब ये न्यूटन है, तो डिस्टेंस को मीटर में लेना है। तो मीटर में लेना है, इसलिए मैंने इसको 20 को 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मैं नोटिस करूं तो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये बॉडी जब घूमेगी तो ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी। क्लियर है? क्लॉकवाइज घूमेगी। आपके पास ये रॉड है, ये आपका ए फिक्स पॉइंट है, फोर्स इसके कहाँ लग रही है? राइट साइड। कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड्स। ये घुमाओ, तो बॉडी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि इसके कारण जो रोटेशन है वो कैसी रोटेशन है? क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी एक मूवमेंट को प्लस माइनस ले सकते हो। तो मैंने क्लॉकवाइज को प्लस मान लिया, मैंने मान लिया कि ये प्लस है। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है। तो जो भी क्लॉकवाइज होगा अब आगे वो प्लस, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो वो माइनस। तो अब नेक्स्ट मैंने जो गिवन फोर्स ली ये 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा? तो ये मेरे पास ये सेंटर से ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास 35 सेंटीमीटर पे है, पर आपने एंड से नहीं देखना, ये ए से देखना है। और ये ए 10 सेंटीमीटर लेफ्ट इधर को है, राइट साइड। तो 35 में से 10 माइनस करो, तो ये कितना आ गया? 25। तो हमारे पास जो गिवन टॉर्क आई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 100 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। और अगेन अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो इसके कारण भी बॉडी कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। तो अगर इसके कारण भी क्लॉकवाइज घूमेगी तो मेरे पास ये प्लस,
तो जो रोटेशन आ रही है वो इसके कारण भी क्लॉकवाइज आ रही है, तो प्लस। एंड अब ये एन बी, तो अगर मैं इस एन बी को देखूं तो देखो ये जो एन बी आपको नजर आ रहा है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा। तो ये इसका फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो ये कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये आ गया एन बी और ये डिस्टेंस आ गया 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो फोर्स लग रही है आपके पास, ये बॉडी है, फिक्स पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट ए, फोर्स कहाँ लग रही है, राइट साइड, कहाँ लग रही है, अपवर्ड्स। तो देखो पॉइंट ए, अपवर्ड्स फोर्स लगाओ, ये देखो अपवर्ड फोर्स लगाओ, ये देखो अपवर्ड। बॉडी कैसे घूम रही है, हाँ जी ध्यान से देखो कैसे घूम रही है बॉडी, देखो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो बॉडी में रोटेशन आ रही है वो ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी की जो रोटेशन आई वो रोटेशन आ गई एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और ये सारा का सारा किसके इक्वल आएगा, जीरो, क्योंकि ये टॉर्क जीरो है ओवरऑल। तो अब सॉल्व कर लो, तो आपके पास ये जो माइनस एन बी वहां जाके प्लस हो गया, तो आपके पास आ गया योर एन बी विल बी इक्वल टू 12 प्लस 10 ओवर 0.5। तो ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी 44 न्यूटन, और ये जो 44 न्यूटन वैल्यू है वो यहाँ पे ऊपर पुट कर दो। तो आपके पास जो एन ए आएगा वो आ गया 100 माइनस 44, तो वो कितना आ गया 56 न्यूटन। तो हमारे पास जो एन बी है वो आ गया 44 और जो एन ए है वो कितना आ गया 56। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन था कि दोनों नाइफ एजेस के रिएक्शन बताओ, तो आपने दोनों नाइफ एजेस के रिएक्शन बता दी। हाँ जी क्लियर है ये कैसे किया सॉल्व। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट अ मीटर स्टिक, तो पहले तो थोड़ा वर्ड्स का ध्यान रखना है, मीटर स्टिक। तो मीटर स्टिक का मतलब स्टिक ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो अ मीटर स्टिक का मतलब हो गया स्टिक ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ, इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। तो मेरे पास एक मीटर स्टिक है, तो मेरे पास ये एक स्टिक है, इसकी लेंथ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, और इसको मैंने एक नाइफ एज के साथ इसके सेंटर पे बैलेंस किया हुआ है। तो अगर मैंने इसको एक नाइफ एज के साथ इसको सेंटर पे बैलेंस किया हुआ तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि बैलेंस होने का क्या मतलब है कि नाइफ एज को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखने का मतलब कि वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है अपवर्ड्स, और राइट नाउ ये सिस्टम बैलेंस्ड है, ना कोई फोर्स लग रही है, ना कोई फोर्स लग रही है और ना ही कोई टॉर्क लग रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि इट इज बैलेंस्ड। और ये जो आपकी जगह बनेगी ये जगह आपकी 50 सेंटीमीटर पे बन रही है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एट सेंटर, वो कह रहा है कि एट सेंटर। अगर वो कहता 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, तो जो भी जगह वो कहता वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पर उसने भी कहा कि ये नाइफ एज सेंटर पे सपोर्टेड है। इसका मतलब कि ये जो गिवन रॉड है ये अभी इक्विलिब्रियम में है और नाइफ एज इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो यहाँ पर नाइफ एज है वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो मेरे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह पता लग गई कि वो 50 सेंटीमीटर पे। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट ऑन टॉप ऑफ द अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क। तो आपने क्या किया, अब मीटर स्केल क्या होता है, मीटर स्केल जैसे वो 1 मीटर का स्केल, तो उसमें ये होता है 0 मार्क और ये होता है आपका 100 सेंटीमीटर मार्क, मीटर स्केल जिससे आप वो मेजरमेंट करते हो। तो मीटर स्केल में 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक आपके पास वो डिविजन्स होती हैं। वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर मार्क, जहां पे 12 सेंटीमीटर मार्क है वहां पे हमने 2 कॉइन्स रख दिए जिनका मास कितना है 5-5 ग्राम ईच, 5-5 ग्राम ईच, 2 कॉइन्स रख दिए जिनका मास 5-5 ग्राम ईच है। अच्छा अब देखो, अगर मेरे पास ये एक बॉडी है
और ये बॉडी यहाँ पे ऐसे सपोर्टेड है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे इस साइड भार डाल दूं, यहाँ पे भार डाल दूं, क्या होगा? कुछ तो पता ही है, इतनी बातें तो पता ही है कि नहीं पता? अगर मैं यहाँ पे भार डाल दूं क्या होगा? बॉडी घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे थी मैं, पर मेरे एक साइड पे भार डालने से वहां पे टॉर्क बढ़ जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर मार्क पे मैंने 2 कॉइन्स रख दिए 5-5 ग्राम के, तो क्या होगा? टॉर्क, टॉर्क आएगी। अब ये रॉड घूम जाएगी। आगे वो कह रहा है कि द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। तो अब ये घूमेगी, पर आप चाहते हो कि नहीं घूमना, तो आपने क्या किया, वो जो नाइफ एज है उसको पहले सेंटर पे रखा था, 50 सेंटीमीटर पे रखा था, अब नाइफ एज को कहां पे कर दिया? 45 पे। कहता अगर मैं नाइफ एज को 45 पे कर दूं तो अभी भी ये बैलेंस्ड रहेगी। अब हमने नाइफ एज की पोजीशन को क्या कर दिया? 50 की जगह पे कहां कर दिया? 45। और वो कह रहा है 45 पे वो अभी भी किस में है? बैलेंस्ड स्टेट में है। एंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द मास ऑफ द स्टिक। तो ये जो स्टिक है, इस स्टिक का अगर मैं मास लेट अस से कैपिटल एन मान लूं, तो कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द स्टिक। तो स्टिक का मास निकालो कि स्टिक का मास कितना है। तो मेरे पास राइट नो अभी ये बैलेंस्ड है। मैंने अब ये 12 सेंटीमीटर पे 2 वेट डाल दिए, तो जहां पर ये 12 सेंटीमीटर मार्क है, मैंने वहां पे 2 वेट्स डाल दिए, 2 कॉइन्स डाल दिए। दोनों कॉइन्स का मास 5-5 ग्राम है। तो ये दोनों 5-5 ग्राम क्या करेंगे? ये दोनों 5-5 ग्राम इस रॉड को ऐसे नीचे की तरफ पुश करेंगे ड्यू टू द वेट, और उसके कारण यहाँ पे mg फोर्स लगेगी। और यहाँ पे ये जो mg फोर्स लगेगी उसमें जो स्मॉल m है, ये 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। ठीक है। इसके कारण क्या होगा? इस रॉड को ऐसे रोटेट हो जाना चाहिए, ऐसे रोटेट हो जाना चाहिए, पर ये ना हो रोटेट। इसके लिए आपने क्या किया? ये जो नाइफ एज है इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो आपने नाइफ एज को हिलाया ताकि ये रॉड रोटेट ना करे, और नाइफ एज को हिला के आप कितने डिस्टेंस पे ले आए? 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ले आए। तो ये जो नाइफ एज है इसको आपने जहां पे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वहां से हटा के शिफ्ट कर दिया 45 सेंटीमीटर पे। और जब आपने इसको शिफ्ट किया 45 सेंटीमीटर पे, तो अभी भी नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 है, क्योंकि अभी भी ये बैलेंस्ड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये फिर बैलेंस हो गया। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, तो अब फोर्सेस ऑन द रॉड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या लगेगा? वेट। और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जहां पे आपका नाइफ एज है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जहां पे नाइफ एज है, मतलब जहां पे भी नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन नीचे से आना है, नाइफ एज से आना है। और ये अब एन डैश हो गया। इसको मैंने एन डैश क्यों लिखा? क्योंकि पहले से ये चेंज हो गया। क्योंकि पहले सिर्फ नाइफ एज वेट को सपोर्ट कर रहा था, अब ये जो नाइफ एज है वो वेट के साथ साथ कॉइन्स को भी सपोर्ट कर रहा है, कॉइन्स के भार को भी ये सपोर्ट कर रहा है। तो अब एन डैश, नॉर्मल रिएक्शन बदल गया। पर टॉर्क अभी भी क्या है? 0 है। और मैंने क्या माना कि ये जो रॉड है, इस रॉड का मास कैपिटल एम है। तो अगर इस रॉड का मास कैपिटल एम है, तो जो वेट आएगा वो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम जी। वेट आ गया कैपिटल एम जी। अच्छा, कॉइन का मास किस में दिया हुआ है? ग्राम्स में। ये सारे डिस्टेंसेस किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर में। तो मैं इस क्वेश्चन को सीजीएस फॉर्म में ले रहा हूं। नहीं तो सेंटीमीटर को भी मीटर करो, ग्राम को भी किलोग्राम करो, बहुत सारी कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा यार बेटर है क्वेश्चन किस में सॉल्व कर लो? सीजीएस। तो मैं ये जो रॉड का भी मास है ये भी किस में ले रहा हूँ? ग्राम्स में, ताकि क्वेश्चन सीजीएस में ही हो जाए। सब कुछ मैं सीजीएस में ले रहा हूँ, क्योंकि कॉइन का मास भी मुझे ग्राम में दिया हुआ है, डिस्टेंस मुझे सेंटीमीटर में दिए। अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि टॉर्क अबाउट, अब फिक्स पॉइंट कौन सा है? जहां पे नाइफ एज है। तो नाइफ एज ओ पे है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट, ओ इज 0।
अब इस पॉइंट ओ पे टॉर्क निकालते हैं। हाँ जी, टॉर्क कितने फोर्सेस के कारण आएगी? जितनी लग रही हैं। कौन कौन सी लग रही हैं? एक mg, नॉर्मल रिएक्शन, और ये कैपिटल mg। ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, तीन के कारण टॉर्क निकालेंगे। पहले ये स्मॉल mg के कारण निकालेंगे। तो मेरे पास आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी, बता सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना कहां से कहां है? फ्रॉम mg टिल द फिक्स पॉइंट। कितना बनेगा ये? 45 में से 12 को माइनस कर दो, तो 45 में से 12 माइनस किया तो ये कितना आ गया? 33 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपके पास ये बॉडी है, देखो ये बॉडी है, ये फिक्स है। फोर्स कहाँ लग रही है? लेफ्ट साइड। कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगी, देखो ये फिक्स पॉइंट, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरी जो रोटेशन है वो ये होगी। तो ये कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे लिए ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने इसको प्लस मान लिया क्योंकि मेरी मर्जी, कोई एक रोटेशन थी, मैंने प्लस मान ली। अब जो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा प्लस, जो क्लॉकवाइज है वो माइनस। अच्छा, अब नेक्स्ट एन डैश। हाँ जी, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? 0, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट से ही पास कर रहा है, और अगर ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो 0। उसके बाद कैपिटल एम जी इंटू ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? एक 45 है और ये कितने डिस्टेंस पे था? 50। तो ये आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। नहीं पता लग गया 5 सेंटीमीटर क्यों? 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसके कारण देखो, अगर आप रोटेशन देखोगे तो ये फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेशन ये ऐसे आएगी, और ये कैसी रोटेशन है? क्लॉकवाइज। तो जो आपके पास जो रोटेशन आएगी इसके कारण वो क्लॉकवाइज। और क्लॉक, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानना है तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी? माइनस। और ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो अब जो आपका ये माइनस वाली टर्म है, इसको दूसरे साइड ले जाओ, तो आपके पास ये आ गया m इंटू 33 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 5। और ये जो स्मॉल m है ये आपके पास 10 ग्राम्स है। स्मॉल m की वैल्यू आपको दी हुई है 10 ग्राम्स। तो आपके पास यहाँ पे g और g कैंसिल हो गया, और आपके पास जो कैपिटल M की वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 66 ग्राम। तो व्हाट इज द मास ऑफ द रॉड? तो ये जो आप रॉड देख रहे हो इसका जो मास है वो कितना आ गया? दैट इज 66 ग्राम। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, क्लियर है? क्वेश्चन देखो बेटा। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall। तो आपके पास एक लैडर है और उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, और जो मास है वो 20 kg है, और आपने उस लैडर को ऐसे दीवार के साथ टच करके रखा हुआ है। नाउ इट्स feet rest on floor 1 meter from the wall as shown in the figure। तो आपके पास ये गिवन लैडर है, और ये लैडर को आपने ये वॉल के साथ ऐसे यहाँ पे जस्ट ऐसे खड़ा किया हुआ है, और दूसरा एंड जो है वो ये फ्लोर को टच कर रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोर से जो आपकी लैडर है वो 1 मीटर पार है। तो ये जो लैडर आप देख रहे हो, लैडर से ये लैडर ए बी, तो ये जो लैडर आप देख रहे हो इसकी जो लेंथ है वो हमें 3 मीटर दी हुई है, और ये जो लैडर है इसका जो डिस्टेंस है वॉल से ये 1 मीटर है। तो ये डिस्टेंस 1 मीटर है और लैडर की लेंथ 3 मीटर है, और लैडर का जो मास है वो 20 kg है। तो अगर लैडर का मास 20 kg है तो हमने स्टडी किया था कि जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहाँ पे सारा वेट एक्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये लैडर यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसका जो मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या है कि आपका जो ये वेट एक्ट करेगा
ये 200 न्यूटन बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे लगेगा, ज्योमेट्रिक के हिसाब से सेंटर मतलब 1.5 मीटर पे लगेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो हमने वॉल और फ्लोर से जो रिएक्शन फोर्सेस मिल रही हैं वो देखनी है। अब हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि वॉल इज फ्रिक्शनलेस, वॉल में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लैडर जब वॉल को टच करेगी तो जो वॉल है वो लैडर को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, और लैडर जब फ्लोर को टच कर रही है तो ये जो फ्लोर है वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो आपका फ्लोर जो है वो लैडर को नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है अपवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नीचे वाली बॉडी अपने परपेंडिकुलर लगाती है। अच्छा, अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा ये जो लैडर है वो राइट नाउ रेस्ट पे है। तो ये जो गिवन फिगर है इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी लैडर है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब कि नेट फोर्स भी इस पे ज़ीरो होगी एंड नेट टॉर्क भी इस पे ज़ीरो होगी। तो मैं नोटिस करूंगा कि नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों क्या हैं, ज़ीरो हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, रेस्ट है। तो अगर रेस्ट है तो फोर्स भी ज़ीरो है और टॉर्क भी ज़ीरो है। अच्छा, अगर मैं राइट नाउ फोर्सेस को ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरे पास जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं। एक ये नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द फ्लोर, एक लैडर का खुद का वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक ये नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द वॉल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इन फोर्सेस को एक बार जरा ड्रॉ करके देखूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर, और ये मेरा वेट ऑफ द लैडर 200 न्यूटन, और ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल, ये फोर्सेस हैं जो यहाँ पे लग रही हैं। जब ये फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं और मुझे पता है कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो ये सारी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस मतलब इन सबका नेट आंसर जीरो आना चाहिए। पर एक चीज है कि जो फोर्स वाई एक्सिस में होगी, वर्टिकल में होगी, वो एक्स को इफेक्ट नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल को इफेक्ट नहीं करेगी। जो एक्स में होगी, जो हॉरिजॉन्टल में होगी, वो वर्टिकल वाई को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक्स और वाई वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जो फोर्स वर्टिकल में लग रही है उसने हॉरिजॉन्टल पे इफेक्ट नहीं डालना, जो हॉरिजॉन्टल में लग रही है उसने वर्टिकल पे इफेक्ट नहीं डालना। तो अगर आप नोटिस करो तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाली दो फोर्सेस वर्टिकल में लग रही हैं और ये वाली हॉरिजॉन्टल में लग रही है। इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल फोर्सेस के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर मैं नोटिस करूं तो ये दोनों तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है। तो अगर एक ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है और नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो रिएक्शन ऑफ द वॉल और ये जो 200 न्यूटन है, ये दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आपके पास ये जो गिवन रिएक्शन गिवन बाय द फ्लोर है, रिएक्शन गिवन बाय द फ्लोर, और ये 200 न्यूटन, ये दोनों क्या हो गए? ये सेम हो गए। अच्छा, ये सेम हो गए, बैलेंस हो गए, इनका नेट आंसर जीरो आ गया। पर अगर आप नोटिस करो, आप क्या देखोगे कि ये वाली तो फोर्स अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस मतलब ये वाली फोर्स तो लैडर पे लग रही है, इसको तो कोई कैंसिल ही नहीं कर रहा। और अगर ये वाली फोर्स लैडर पे लग रही है तो ये फोर्स लैडर को किधर को पुश कर रही है? लेफ्ट साइड। इससे लैडर क्या करेगी? लेफ्ट साइड मूव करेगी, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस नहीं आप कर पा रहे। तो ये लैडर को किधर को पुश करेगी? लेफ्ट साइड। और आप क्या नोटिस करोगे कि लैडर जो है वो ये ऐसे लेफ्ट साइड आएगी। तभी आप कभी भी किसी पौड़ी पे चढ़ते हो तो अपने किसी एक साथ वाले सबॉर्डिनेट को कहते हो कि यार नीचे से पकड़ ले, क्योंकि आप पौड़ी पे चढ़ रहे हो तो चांसेस हैं कि पौड़ी पीछे को स्लिप कर जाए। पौड़ी पीछे क्यों स्लिप करेगी? क्योंकि जब आप चढ़ रहे हो तो ये नॉर्मल रिएक्शन आपके लैडर को किधर को पुश कर रहा है? लेफ्ट साइड। और आपकी पौड़ी जो है, वो जो आपका जो लैडर है वो ऐसे लेफ्ट साइड को आ सकती है, पर वो ऑब्वियसली जब लेफ्ट साइड आएगी तो फ्लोर के
साथ टच करते हुए लेफ्ट साइड आएगी। पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो राइट नो लैडर रेस्ट पे है, और अगर ये लैडर रेस्ट पे है तो नो डाउट ये जो आपका गिवन फोर्स है, ये फोर्स लैडर को इधर की तरफ पुश कर रहा है, पर लैडर जा नहीं रहा। तो अगर लैडर नहीं जा रहा तो इसका मतलब कोई तो है जो लैडर को यहाँ जाने से रोक रहा है, और वो कौन है? वो यहाँ पे फ्लोर के अंदर फ्रिक्शन है, क्योंकि जब ये लैडर स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो फ्लोर इसको स्लाइड होने से रोकेगा। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो मोशन को रोकती है। तो ये जो लैडर ये जब स्लाइड करने की कोशिश करेगी, क्यों स्लाइड करने की कोशिश करेगी? बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन बाय द बॉल। तो बात है कि हम कहेंगे सर यहाँ तो कहीं फ्रिक्शन की बात ही नहीं की, बिल्कुल नहीं की। पर उसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि फ्लोर फ्रिक्शनलेस है। देखो उसने बोला वॉल फ्रिक्शनलेस है, पर फ्लोर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। और फ्लोर जो है वो रफ है। क्यों रफ है? क्योंकि जब तक आप फ्लोर को रफ नहीं लोगे, फ्लोर में आकर आप फ्रिक्शन नहीं मानोगे, तो ये लैडर भी रेस्ट पे नहीं रहेगी, ये लैडर लेफ्ट साइड स्लाइड कर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रही है, और वो फ्रिक्शन किसके कारण लग रही है? फ्लोर के कारण। तो फ्लोर जो है वो दो फोर्सेस लगा रहा है। फ्लोर अब दो फोर्स लगा रहा है। कौन सी दो फोर्स लगा रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। फ्लोर से दो फोर्सेस आ रही हैं। अगर आप फ्लोर हटा दो, अगर आप ये फ्लोर हटा दो, तो ये NF और ये F दोनों ही हट जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नीचे फ्लोर के कारण आ रहे हैं। बोथ ऑफ दीज आर ड्यू टू द फ्लोर। अब यहाँ पे अगर मैं राइट नाउ नोटिस करूं तो मेरी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऐसे लग रही है, और अब देखो अब दोनों ऑपोजिट है और लेडर रेस्ट पे है। तो अगर लेडर रेस्ट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये NW है और जो फ्रिक्शन है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो हमारे पास ये गिवन दो इक्वेशंस बन गई, और इन दो इक्वेशंस में से नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर तो मेरा निकल गया, क्योंकि क्वेश्चन था कि रिएक्शन बाय द फ्लोर एंड द वॉल निकालो। तो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन तो निकल गया, पर हाँ ये वैल्यू अभी भी बीच में मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये फ्रिक्शन के इक्वल है, और फ्रिक्शन तो मैंने खुद ही बीच में डाली है, और ना मेरे को म्यू दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ। तो फिर अब मैं आगे कैसे प्रोसीड करूंगा? तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो है। तो अब मैं टॉर्क को कैलकुलेट करूंगा, और टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट। यहाँ पे फिक्स पॉइंट ये ए भी है और ये बी भी है, दोनों ही फिक्स पॉइंट है। अगर आप ये वॉल हटा दो तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये लैडर ऐसे नीचे गिर जाएगी। अगर दीवार हटा दो तो लैडर नीचे गिर जाएगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट हैं, एक ए और एक बी। आपकी मर्जी, जो भी फिक्स पॉइंट आपको पसंद है वो ले लो। तो हमने जो फिक्स पॉइंट लिया वो लेटेस्ट से ये ए ले लिया, तो मैंने ये ए को फिक्स पॉइंट ले लिया, और इसके अबाउट मेरी टॉर्क क्या होगी? जीरो होगी। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लूँ तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि अबाउट पॉइंट ए जो टॉर्क है वो जीरो आएगी। अच्छा, अब अबाउट पॉइंट ए टॉर्क जीरो आने का क्या मतलब है? अबाउट पॉइंट ए टॉर्क जीरो आने का मतलब है कि आप अब टॉर्क को पॉइंट ए पे निकालो। तो आपने ये वाला पॉइंट ले लिया ए। सबसे पहले आप जो फोर्स, क्योंकि फोर फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस का टॉर्क निकालना है, तो फोर फोर्सेस में पहले ये वाली फोर्स उठाओ। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फिक्स पॉइंट। अब ध्यान से देखो, फिक्स पॉइंट और ये फोर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, फोर्स फिक्स पॉइंट से ही निकल रही है। तो अगर फोर्स फिक्स पॉइंट से निकल रही है तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि ये जो NF है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से जीरो हो गया। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जीरो समझ में आ गया क्यों आया? उसके बाद अगर मैं दूसरी फोर्स जो है वो ये वाली लूं, तो ये जो फोर्स है ये ए पॉइंट से पास कर रही है, और ए मेरा फिक्स पॉइंट है। तो ये फोर्स भी आपके फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया? जीरो। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स मैं कंसिडर करूंगा वो ये वेट ऑफ द लैडर। तो नेक्स्ट फोर्स मैं ये वाला वेट ऑफ द लैडर इसको कंसिडर कर रहा हूँ, और ए के रिस्पेक्टिवली मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन को थोड़ा मैं ऐसे लंबा करूंगा ताकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फिक्स पॉइंट से फोर्स जिस लाइन पे लग रही है उस पे परपेंडिकुलर बनाता हूँ। तो मेरा जो गिवन ये 200 न्यूटन है, ये 200 न्यूटन इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ये इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, और मेरा ये फिक्स पॉइंट है। तो इस फिक्स पॉइंट से अगर मैं ये फिक्स पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। कितना आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ध्यान से देखो, टोटल लेंथ ये कितनी है? 1 मीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ पे है, तो ये 1 मीटर का हाफ, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? 0.5 मीटर। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये कितना बनेगा? 0.5 मीटर। तो फोर्स 200, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5। अच्छा, अब आपकी लैडर ये ऐसे पड़ी हुई है, देखो ये लैडर, और ये मैंने जहां से पकड़ा है वो फिक्स पॉइंट है, ये ए। और लैडर पे फोर्स जो मैं ले रहा हूँ 200 न्यूटन, कहाँ लग रहा है? लैडर के सेंटर पे। कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं ये फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लगाऊं तो देखो ये लैडर कैसे घूम रही है, ये देखो कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो रोटेशन है ये ऐसे होगी, अबाउट द फिक्स पॉइंट। और अगर अबाउट द फिक्स पॉइंट ये जो मैंने बनाया ऐसे होगी, तो ये कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज। तो आपका ये जो गिवन टॉर्क है ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। और अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क है तो आपने अगर इसको प्लस मान लिया, तो अब जो भी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो प्लस, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो माइनस। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट फोर्स रह गई है वो कौन सी वाली रह गई है? ये लास्ट, बाकी तो तीन हो गई हैं। अब ये फोर्स को जब मैंने पढ़ना है तो पहले तो इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन बन गया। ये क्या बना रहा हूं मैं? डॉटेड, ये मैं वो लाइन बना रहा हूं जिस लाइन पे ये फोर्स लग रही है। और मेरा फिक्स पॉइंट कौन सा है? मेरा ये फिक्स पॉइंट है। और मैंने क्या करना है? मैंने ये जो फिक्स पॉइंट नजर आ रहा है, इस फिक्स पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पे ये परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर का मतलब आपने एक लाइन बनानी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और वो बनानी कहाँ से है? बनानी है फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट मतलब जहां से टॉर्क निकाल रहे हो। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये वाली जो लेंथ है ये कौन सी लेंथ हो गई? ये लेंथ आपकी ये ओ बी लेंथ हो गई। ये लेंथ अगर आप नोटिस करो तो ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लेंथ के इक्वल है। और इस लेंथ को आप कैसे निकालोगे? अगर आप इस लेंथ को निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे? तो आपको पता है ये 3, ये 1, तो पाइथागोरस लग गया। पाइथागोरस कैसे लगाओगे? ये आ गया 3 स्क्वायर, फिर -1 स्क्वायर अंडर रूट। तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट इज √8। तो ये जो लेंथ है ये 2√2 मीटर आ गया। तो फोर्स फोर्स जो लग रही है वो कितनी है? NW। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लग रहा है वो कितना है? 2√2। अच्छा, अब अगर आप इस गिवन NW के कारण देखना चाहते हो कि कैसी रोटेशन है, तो आपके पास ये लैडर है, ये फिक्स पॉइंट है, फोर्स ये टॉप पे लग रही है। किधर लग रही है? ये लेफ्ट साइड। तो अगर मैं देखो ये फोर्स लेफ्ट साइड लगाऊं तो रोटेशन कैसे आ रही है? तो ये रोटेशन अगर आप नोटिस करो तो ये रोटेशन अबाउट पॉइंट ए कैसे आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो रोटेशन आ रही है, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपने क्लॉकवाइज को प्लस मानना था, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। और इस सब का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये सारी टॉर्क ऐड करके 0 आएगी। तो अब ये जो माइनस था इसको दूसरे साइड ले जाओ, तो ये NW विल बी इक्वल टू 100/2√2। so this value will come out to be 25√2 Newton. So the normal reaction normal reaction given by the wall is 25√2 Newton. तो ये मेरा रिएक्शन गिवन बाय वॉल है।
तो रिएक्शन गिवन बाय वॉल जो है वो 25√2 न्यूटन आ गया। अब आ गया रिएक्शन गिवन बाय फ्लोर। अब एक चीज नोटिस करो, जब आप फ्लोर की बात करोगे, ये देखो फ्लोर, तो जो आप ये फ्लोर देख रहे हो ये दो रिएक्शंस दे रहा है। दो रिएक्शन कैसे? रिएक्शन क्या होता है? एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन। लैडर ने फ्लोर को टच किया तो नीचे वाला फ्लोर उसको दो तरीके से रिएक्शन दे रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी इसलिए आ रही है क्योंकि लैडर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो द फ्लोर विल गिव टू रिएक्शंस, वन इज नॉर्मल रिएक्शन, वो आपने निकाल लिया है ये, और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो भी आपने निकाल ही लिया है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और NW की वैल्यू दोनों क्या है? सेम। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं? हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि रिएक्शन गिवन बाय फ्लोर, तो रिएक्शन गिवन बाय फ्लोर, वन इज नॉर्मल रिएक्शन जो आप निकाल चुके हो, एंड अनदर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपके वॉल की रिएक्शन के इक्वल है। अच्छा, अब इसका मतलब कि नेट नेट आंसर क्या आएगा? कि दो रिएक्शंस लग रही हैं तो नेट रिएक्शन क्या होगी? इन दोनों का रिजल्टेंट। और दोनों में एंगल कितना बन रहा है? ये देखो एंगल कितना बन रहा है दोनों में, 90। अगर 90 बन रहा है तो इसका जो गिवन रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ NF स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज पुट करो दोनों, तो आपके पास ये जो वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी 203 न्यूटन। तो द रिएक्शन गिवन बाय फ्लोर इज 203 न्यूटन। तो वॉल का जो रिएक्शन है वो 25√2 न्यूटन आ गया, और जो फ्लोर का रिएक्शन है वो दो रिएक्शंस का वेक्टर सम है। कौन से? एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डालना है तो वो ऐसे डालेगा क्योंकि ये एक टिपिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया क्या किया? टॉर्क पता लगी कैसे निकाली है? अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर है वहाँ पे अगर एक नाइफ एज से सपोर्ट करूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होगी जहाँ पे वेट एक्ट करेगा, और नाइफ एज जो है वो आपको नॉर्मल रिएक्शन देगा। और हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर एक बॉडी को मैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट सपोर्ट करूं, अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ सपोर्टेड विल हैव नेट टॉर्क एज जीरो। तो अगर एक बॉडी को मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट देखूं और उसका नेट टॉर्क निकालूं, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट उसका नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा, अगर ऐसे कोई केसेस आएंगे। अब इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी हुई है। देखो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये बहुत सारे पार्टिकल्स की आपकी ये बॉडी जो है वो बनी हुई है। अब जब बहुत सारे पार्टिकल्स की जब ये बॉडी बनी हुई है तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, जैसे अगर मैं इसको पार्टिकल 1 कहूँ, तो इस पार्टिकल का अगर मास m1 है, और यहाँ पे अगर मैं एक पार्टिकल उसको 2 लूँ, उसका लेटर से मास m2 है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ये वाला जो 1 है, ये आपकी बॉडी को यहाँ पे जितना भी मास है, ये जितना भी मास है, ये सारा मास बॉडी को रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंड जो यहाँ पर आपको मास नजर आ रहा है, जो यहाँ पर मास नजर आ रहा है, ये वाला मास बॉडी को रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज। तो अगर आप
यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट करने के टाइम क्या हो रहा है कि लेफ्ट राइट दोनों जगह पे मास है, लेफ्ट वाला मास और राइट वाला मास दोनों आपके रॉड को घुमाना चाहते हैं। एक क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इन दोनों की रोटेशन ऑपोजिट तो है ही है, दिख रहा है, इक्वल हो गई, इक्वल हो गई, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगी। और जब भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इसको ऐसे सपोर्ट करोगे तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट तो नजर ही आ रहा है, इक्वल भी आएगी। और नेट टॉर्क यहाँ पे, नेट टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपकी नेट टॉर्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैं एक ith पार्टिकल लूँ, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं, तो लेट से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो n है। ये जितने भी ये रॉड में ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो n पार्टिकल्स हैं। उनमें से मैंने एक पार्टिकल उठाया ith, जैसे 5th 6th 7th 8th, एक उठा लिया। और वो जो एक पार्टिकल उठाया, उस एक पार्टिकल का जो वेट है वो हो गया mi इंटू जी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू योर पोजीशन वेक्टर। और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये आपका आर आई का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये एक पार्टिकल है, सारे पार्टिकल्स 1 से लेके n तक अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, तो इन सबको ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। एक पार्टिकल का टॉर्क आ गया, पर अगर सारे पार्टिकल्स का ऐड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और इसमें अगर आप ये जी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाकी बार नहीं आएंगे क्योंकि बाकियों की वैल्यू जैसे जैसे आई 1 2 3 4 करोगे वैल्यू बदलती जाएगी। तो ये जी वहां जाके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिग्मा आई 1 टू n mi ri विल बी जीरो। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अबाउट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका पोजीशन वेक्टर अगर उनके मास से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे सबको, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब है कि m1 r1 m2 r2 m3 r3 ऐसे आप ऐड करते रहो टिल nth पार्टिकल, इन सबको ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। तो ये एक एमसीक्यूज के लिए आपने रिलेशन याद रखना है, क्योंकि समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट नीचे रिलेशंस आ जाएंगे कि कौन कौन सा रिलेशन वैलिड है। तो कौन कौन सा रिलेशन वैलिड है, उसमें कि ये रिलेशन भी वैलिड है। कौन सा रिलेशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आपने एक बॉडी को सपोर्ट किया है और उस पॉइंट के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। और मैं यहाँ पे जब ये एरो वेक्टर डाल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं इधर को जाऊंगा तो अगर मेरे डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, अगर इधर को जाऊंगा तो मेरे डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे। तभी मैंने आर वेक्टर डाला ऊपर, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि लेफ्ट राइट जब जाऊंगा तो अगर राइट साइड को मैंने प्लस लिया है तो लेफ्ट साइड माइनस में होगी।